जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में पीछे एक क्लास ली है बहुत ही डिटेल्स में। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आप वो क्लास नहीं देखें तो जाकर के अवश्य देखिए, अवश्य समझिए। उसके बाद आज की क्लास में हम और डिटेल्स में और एक एक अनुच्छेद को तोड़ करके इस अनुच्छेद में क्या है, कौन से अनुच्छेद कौन देश के प्रावधान से लिए गए, विस्तार पूर्वक आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं और मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में पिछले क्लास में बहुत सारी चीजों को बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक। और हमने ये बताया था कि ये मौलिक अधिकार जो मिला है हम सभी को राज्य के विरुद्ध मिला है। राज्य के क्या मिला है? विरुद्ध मिला है। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता दिलाता है और राज्य पे थोड़ा सा अंकुश लगाता है, राज्य की सरकार पे अंकुश लगाता है। राज्य का मतलब केंद्र की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य की अवधारणा से रिलेटेड है, ठीक। तो ये जो मौलिक अधिकार मिले हैं साथियों, ये किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हैं। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या था? तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा था। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 से संबंधित है। अब यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। राज्य, तो राज्य का क्या मतलब हुआ? राज्य का मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो 28 स्टेट है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब तो राज्य है। लेकिन यहाँ जो राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में, इसका थोड़ा व्यापक अर्थ है। इस राज्य का मतलब संसद, इस राज्य का मतलब हो गया संसद से इसको रिलेट कर सकते हैं। संसद के बाद विधानसभा, राज्य की विधानसभा, विधानमंडल से भी इसको जोड़ सकते हैं। इस राज्य शब्द का प्रयोग, इस राज्य का शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में कर सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, एलआईसी से रिलेटेड, एलआईसी से रिलेटेड। मतलब ये सब जो हुआ, पंचायती राज अथवा नगर पालिका, ये सब पंचायती राज, पंचायती राज हो गया या नगर पालिका हो गया। ये सब जितने भी संगठन है, ये सब राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है। मतलब ये सब जो है राज्य की टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है। राज्य शब्द का क्या मतलब है? राज्य हम उसी को कहेंगे जिसके पास अपना क्षेत्र हो, जिसके पास अपना जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, और वह संप्रभुत्व संपन्न हो और वहां की शासन प्रशासन वो खुद चलाता हो। तो ये जो चार नियम या चार व्यवस्था जहां पे लागू होगा, जहां पे क्षेत्रफल होगा, जनसंख्या होगा, संप्रभुत्व संपन्न होगा और वहां पर शासन प्रशासन खुद के द्वारा चलाया जा रहा होगा, वो राज्य बोले जाएंगे। तो ये सब जो संसद है, विधानमंडल है, पंचायती राज, नगर पालिका है, बैंकिंग है, एलआईसी है, ये सब जो है, फिर एम्स विश्वविद्यालय, ये सब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ये सब भी जो है राज्य की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के पास आप जानते ही हैं अपना क्षेत्रफल होता है, अपना जनसंख्या होता है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ का शासन प्रशासन विश्वविद्यालय शासन प्रशासन के द्वारा चलाए जाते हैं। विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी फैसला होता है तो विश्वविद्यालय लेती है। एम्स, एम्स हॉस्पिटल, एम्स, ये भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। एम्स, एम्स भी राज्य के अंतर्गत आता है। इसका भी अपना क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, यहाँ के शासन प्रशासन एम्स के द्वारा संचालित होता है। यह अपना फैसला जो है स्वयं लेता है। तो जो भी ये चार चीज जिसके अंदर होगा उसको हम राज्य से जोड़ सकते हैं। और राज्य की परिभाषा साथियों कहाँ है? अनुच्छेद 12 में है। तो हम उम्मीद करते हैं आप अनुच्छेद 12 को विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। आइए अब अनुच्छेद 13 को देखते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 विधि की व्याख्या करता है। विधि, विधि की व्याख्या। अनुच्छेद 13 विधि की व्याख्या करता है, या फिर इसको हम इस आधार पे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की रक्षा भी करता है। मौलिक अधिकार की
मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अब अनुच्छेद 13 विधि की व्याख्या कैसे करता है और मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे करता है, इस चीज को थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधि का निर्माण किसके द्वारा होता है? विधि का जो है, विधि का निर्माण संसद के द्वारा होता है। विधि का निर्माण कौन करता है साथियों? तो विधि का निर्माण संसद करता है। विधि का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। और विधि का निर्माण संसद करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि संसद के मन में जो भी बातें आई और उसके अनुसार वो विधि बना दिया। नहीं, संसद वैसी विधि का निर्माण करेगा जो संविधान सम्मत हो। जो क्या हो? संविधान सम्मत हो, मतलब संविधान की अवहेलना न करता हो। संसद कोई भी ऐसी कानून की निर्माण करेगा, ऐसी विधि व्यवस्था का निर्माण करेगा जो किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन न करता हो, जो संविधान सम्मत, मतलब जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसको प्रभावित न करता हो, वैसी विधि का जो है संसद निर्माण करेगी। ठीक, अब ये तो विधि की व्याख्या हो गया। अब इसको और विस्तार से समझेंगे कि मौलिक अधिकार की ये रक्षा कैसे करता है। तो अनुच्छेद ये 13 था, 13 अनुच्छेद 13, और अनुच्छेद 13 के क्लाउज 1 को आप देखेंगे। अनुच्छेद 13 के क्लाउज 1 में, तो अनुच्छेद 13 के क्लाउज 1 में इस बात का चर्चा किया गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो विधि या संविधान, मतलब संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 के पहले की वैसी विधि जो संविधान सम्मत न है, जो संविधान सम्मत नहीं है, अथवा 26 जनवरी 1950 से पहले की वैसी विधि जो व्यक्ति की मूल अधिकार का हनन करता है, वो जो है शून्य होगी। मतलब वो जो है व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले की विधि, 26 जनवरी 1950 से पहले की विधि जो संविधान सम्मत नहीं है, जो संविधान सम्मत नहीं है और व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, वो जो है व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होगा, मतलब उसको शून्य कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 13 के क्लाउज 1 में है। वहीं अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 की बात करेंगे, अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 ये कहता है कि संविधान निर्माण होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान निर्माण हुआ और उस संविधान निर्माण होने के बाद वैसी विधि जो संविधान सम्मत नहीं है, मतलब संविधान लागू हो गया और संसद ने कोई ऐसी विधि को बनाया जो संविधान सम्मत नहीं है, जो व्यक्तियों के मूल अधिकार की हनन करता है, तो वैसी विधि को भी जो है निरस्त कर दिया जाएगा। वैसी विधि को जो है निरस्त कर दिया जाएगा, वैसी विधि को जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 के क्लाउज 1 और क्लाउज 2 को पढ़ने से ये लगता है कि अनुच्छेद 13 जो है विधि की व्याख्या तो करता ही करता है, साथ ही साथ मौलिक अधिकार की रक्षा भी करता है। नहीं कर रहा है? अनुच्छेद 13 के 1 मौलिक अधिकार की रक्षा कर रहा है, जो संविधान लागू होने से पहले की वैसी विधि जो संविधान सम्मत ना है वो जो है शून्य होगी, मतलब व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 के 2 में यही बात का जिक्र है कि संविधान बन गया, संविधान का जो है लागू भी, संविधान को लागू भी कर दिया गया और संविधान लागू होने के बाद संसद ने ऐसी विधि का निर्माण कर दिया, ऐसी विधि का निर्माण कर दिया जो संविधान सम्मत नहीं था, व्यक्तियों को जो है मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं करता था, हनन करता था, तो वैसी विधि जो है शून्य होगा, मतलब वैसी विधि को जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो संसद ने विधि को बनाया और विधि को निरस्त कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायपालिका करेगा। और अनुच्छेद 13 के 2 में भी यही बात का जिक्र है कि संसद ने कोई विधि बनाया, संसद ने कोई विधि बनाया, ठीक, और इस विधि में जो है 1, 2, 3 और 4 या 5, मतलब 5 बिंदु है। उस विधि में 5 बिंदु है, समझ लीजिए इस तरह से। संसद ने कोई विधि बनाया और उस संसद में 5 बिंदु है, 5 बिंदु है, 5 पॉइंट है, जिसमें से 1, 2, 3 और 5, ये पांचों जो 5 में से 4, 1, 2, 3 और 5, ये 4 बिंदु संविधान सम्मत था और बिंदु 4 जो है संविधान सम्मत नहीं था। तो फिर
इस तरह के विधि को क्या पूरे को निरस्त कर देना चाहिए? पूरे को निरस्त नहीं कर देना चाहिए। मानकर चलिए ये 5 अंगुली है, 5 अंगुली में से 1 अंगुली में घाव हो गया, तो 1 अंगुली को ही हम काट करके फेंकेंगे, न कि 5 अंगुली को काट करके फेंकेंगे। 5 अंगुली को तो काट कर हटाना उचित नहीं है, सिर्फ 1 अंगुली का इलाज होगा, या मतलब बहुत ज्यादा जख्म हो गया तो उसको काट करके हटा दिया जाएगा, या फिर 1 ही अंगुली का इलाज होगा, 5 अंगुली का तो इलाज होगा नहीं। तो उसी प्रकार से संसद ने कोई विधि बनाया और वो मान करके चलिए उस विधि से रिलेटेड 5 बिंदु थे, जिसमें से 4 बिंदु संविधान सम्मत थे, मतलब संविधान के पक्ष में थे, और 1 बिंदु संविधान सम्मत नहीं था। तो सिर्फ उसी बिंदु को हटाया जाएगा जो संविधान सम्मत नहीं था। इसी को जो है पृथक्करण कहा गया। इसी को क्या कहा गया? पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया। पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया। तो अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 में पृथक्करण का सिद्धांत भी है। अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 में पृथक्करण का सिद्धांत भी है। पृथक्करण का सिद्धांत समझ गए कि संसद द्वारा बनाई गई विधि में वैसी विधियां कि कुछ बातें जो संविधान सम्मत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसी बात को हटाया जाएगा जो संविधान सम्मत नहीं थी, बाद बाकी बातें जो है यथावत रहेगी। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 में है। अब इससे आगे और इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप जानते हैं एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, और एक होता है साथियों न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये जो है शासन प्रशासन के 3 स्तंभ है। ठीक, ऐसे कार्यपालिका जो होता है ये आदेश देता है। कार्यपालिका क्या करता है? आदेश देता है, आदेश देने का काम करता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, कैबिनेट मंत्रालय आता है, ये सब जानते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। विधायिका के अंतर्गत संसद आता है। संसद में राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, और न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायालय आता है। न्यायालय आता है, न्यायालय आता है। तो यहां से ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्यपालिका ने आदेश दिया, कार्यपालिका ने आदेश दिया संसद को विधि बनाने के लिए। कार्यपालिका ने आदेश दिया विधि बनाने के लिए संसद को, और संसद ने विधि बनाया, विधायिका ने विधि बनाया, मतलब कार्यपालिका ने विधायिका को आदेश दिया कि एक विधि का निर्माण किया जाना है, और संसद की विधायिका की संसद ने, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, सारे सदन के सदस्यों ने मिलकर के विधि का निर्माण किया। अब ये विधि संविधान सम्मत है अथवा नहीं है, कैसे पता चलेगा कि इस विधि में जो इस संसद ने, जो विधायिका ने विधि का निर्माण किया है वो संविधान सम्मत है अथवा नहीं है? तो उस विधि का जांच न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका करेगी, और उस विधि को जांच करके न्यायपालिका बताएगी कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि संविधान सम्मत है अथवा नहीं है। इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन इसी को कहा जाता है। साथियों, ऐसे तो न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा प्रत्यक्ष तौर पर संविधान में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अनुच्छेद 13, 32 और 226, अप्रत्यक्ष तौर पर अनुच्छेद 13, 32 और 226, इसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अगर देखेंगे, सोचेंगे, तो अनुच्छेद 13, 32 और 226, कहने का मतलब संसद ने कोई विधि बनाया और संसद के द्वारा बनाई गई विधि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा था। तो आप जानते हैं जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए, या अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए, जब आपके अधिकार का हनन हो। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या उच्च न्यायालय जाएंगे तो न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाई गई विधि का जो है पुनरावलोकन करेगी, मतलब उसका अवलोकन करेगी।
और अगर न्यायपालिका को लगेगा कि विधि के द्वारा बनाई गई विधि, तो संसद ने जो विधि बनाया है, जो विधायिका ने जो विधि का निर्माण किया है, और वो विधि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उस विधि के वैसे अंग जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होता है, उसको जो है काट करके हटा देगी, उसको मतलब हटा देगी, जो कि हमने अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 में बताया था। अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 में अभी थोड़ा देर पहले हमने पृथककरण का सिद्धांत बताया था। पृथककरण का सिद्धांत ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के बाद अगर संसद कोई ऐसी विधि का निर्माण करती है और उस विधि के निर्माण में कोई ऐसा बिंदु या कोई ऐसा टॉपिक आता है या कोई ऐसा मोड़ आता है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होता है, तो उस पूरे विधि को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि वैसे बिंदु को निरस्त कर दिया जाएगा, वैसे बिंदु को शून्य कर दिया जाएगा जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो। ठीक, तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम या तो उच्च न्यायालय कर रहा है, या उच्चतम न्यायालय कर रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, या हाई कोर्ट कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है? तो अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत कर रहा है। और इसकी चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 13 में है। तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 13, 32 और 226 प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को अप्रत्यक्ष तौर पर दे रही है। क्यों दे रही है? तो अनुच्छेद 13 के 2 के तहत दे रही है। अनुच्छेद 13 के 2 में जो पृथक्करण का सिद्धांत है, जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा करवाने का सिद्धांत है, वो अनुच्छेद 13 के 2 के तहत हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय को ये अधिकार दे रही है कि अगर विधि के द्वारा विधायिका के द्वारा बनाए गए विधि से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उस विधि का जो है पुनरावलोकन करके उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिलवाने में जो है कायम रहे, मतलब दिलवाने का कोशिश कर सके, और वैसी विधि को जो है हटा भी सके जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा था। ठीक, तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब लिया नहीं गया है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा प्रत्यक्ष तौर पर संविधान में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत देखने को मिलता है। ये चीज हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप जो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो पुनः फिर से आप बैक करके वीडियो को देखिए, आपको अवश्य समझ में आ गया होगा जितना विस्तार से हमने आपको यहाँ पर समझाया है। तो याद रखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक, तो हमने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13 के 1 और अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 को विस्तार से हमने समझाने का प्रयास किया, पृथक्करण के सिद्धांत को समझाया, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द को समझाया। वही अनुच्छेद 13 के 3 की बात करें, अनुच्छेद 13 के 3 में इस बात का चर्चा है, विधि के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। विधि के अर्थ को जो है अनुच्छेद 13 के क्लाउज 3 में स्पष्ट किया गया है। विधि के अर्थ का मतलब हो गया कि विधि का क्या क्या अर्थ है, जैसे कि अध्यादेश हो गया, अध्यादेश के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। उसके बाद आदेश को स्पष्ट किया गया है, आदेश जैसे शब्द को स्पष्ट किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 13 के क्लाउज 4 को देखेंगे तो अनुच्छेद 13 के क्लाउज 4 में 13 और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच जो संबंध है, उसी संबंध को जो है स्थापित किया गया है। जब हम मूल अधिकार को विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे तब जाकर के अंत में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में क्या संबंध है, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि मूल अधिकार के और सारे तथ्य को जब आप जान जाएंगे तब आपके लिए ये चौथा पॉइंट समझने में जो है मददगार साबित होगा। तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के संबंध में अनुच्छेद 13 के क्लाउज 4 में है इस बात की चर्चा, और विधि के अर्थ को स्पष्ट करता है अनुच्छेद 13 के क्लाउज 3। तो इतनी सारी बात चर्चा करने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि मूल अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार मिला है उसकी रक्षा अनुच्छेद 13 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 13 के 1 और अनुच्छेद 13 के 2 के तहत किया जाता है, और अनुच्छेद 13 के 2 ही पृथक्करण का सिद्धांत देता है। अनुच्छेद 13 के 2 ही पृथक्करण का सिद्धांत देता है, और उसी के तहत जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। कैसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है, आप अवश्य समझ गए होंगे। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, वो भी आप समझ गए होंगे। आइए इससे आगे देखते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है, ये तो आप जानते हैं।
समानता का अधिकार है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 को समझिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 में दो तरह की बातें की गई है। एक तो कहा गया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में दो तरह की बातें की गई है। एक है आपका विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये तो आप सभी जानते होंगे। विधि के समक्ष समता ये अनुच्छेद 14 में है। और विधि के समक्ष समता के साथ साथ विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान, विधि के समान संरक्षण, विधि मतलब कानून, कानून के समान समता और कानून के समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ठीक, ये जो है विधि के समक्ष समता जो है दोस्तों, ये ब्रिटेन से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। और वही विधि के समक्ष संरक्षण की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ये जो है अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अब ये दोनों बात क्या है, इस दोनों को यहां समझने का प्रयास कीजिए। जो विधि के समक्ष समता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के संबंध में यह बात का उल्लेख करता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुकेश अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उच्च अमीर से लेकर के गरीब तबके तक का व्यक्ति, सभी जो व्यक्ति है वो विधि के समक्ष क्या है? बराबर है। विधि सबको एक नजर से देखती है। ये कहता है विधि के समक्ष समता। मतलब अगर एक रिक्शा चालक या अगर एक गरीब आदमी किसी व्यक्ति का हत्या किया और एक अमीर व्यक्ति, किसी अमीर व्यक्ति, बहुत पैसा वाला व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हत्या किया, तो दोनों व्यक्ति कानून के नजर में समान है। जो धारा इस व्यक्ति के ऊपर लगेगा वही धारा उस व्यक्ति के ऊपर भी लगेगा। जितना वोट के अधिकार या वोट का कीमत इसका है उतना ही वोट का कीमत उसका भी है। जितने दिन की सजा ये काटेगा उतना दिन की भी सजा ये काटेगा। मतलब कानून के समान सभी व्यक्ति जो है एक नजर में है, मतलब एक बराबर है। कानून के नजर में क्या है? सभी व्यक्ति एक समान है। उसके सामने कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं है, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। जो जैसा गलती करेगा उसके समान जो है सबको दंड बराबर से दिया जाएगा। वहीं विधि के समान संरक्षण ये बात का जिक्र करता है कि आप जानते होंगे कोई कोई मुकदमा होता है, कोई कोई केस होता है, तो क्या होता है? केस में सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। केस में सजा के साथ साथ केस में जब सजा सुनाई जाती है तो सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया और वो व्यक्ति पैसा वाला था, बहुत पैसा वाला था, धनी मनी व्यक्ति था, और उसको अपराध करने के साथ साथ न्यायालय ने जेल की सजा के साथ साथ उसको 10 लाख का जुर्माना दे दिया। 10 लाख का जुर्माना उसके ऊपर लगा दिया गया। अब कोई गरीब व्यक्ति था, वो भी सेम अपराध किया, सेम अपराध वो भी किया। जो व्यक्ति अमीर व्यक्ति ने अपराध किया वही अपराध गरीब व्यक्ति ने किया, और गरीब व्यक्ति के ऊपर भी उतना दिन का ही सजा सुनाया गया और उसको भी 10 लाख का जो है जुर्माना लगा दिया गया। तो गरीब व्यक्ति बेचारा तो वो किसी तरह से अपना जीवन यापन काट लेगा, जेल में सजा तो काट लेगा, लेकिन 10 लाख रुपया अब कहां से लाएगा? 10 लाख रुपया दे पाएगा? अमीर व्यक्ति के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो 10 लाख रुपया जुर्माना के तौर पर दे देगा, लेकिन वही गरीब व्यक्ति 10 लाख रुपया का व्यवस्था नहीं कर पाएगा। तो यही कहता है विधि के समान संरक्षण। मतलब विधि के समान जो समता है, विधि के समक्ष जो समता कही गई है अनुच्छेद 13 में, ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये जो है लोगों के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट डालता है। मतलब निगेटिव इंपैक्ट इस तरह से डालता है कि अगर किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर विधि के समक्ष समता के तहत अगर उच्च राशि यानी कि मोटे रकम का जुर्माना लगा दिया जाए तो देने में सक्षम नहीं होगा। सजा तो किसी तरह से काट लेगा लेकिन मुआवजा देने में सक्षम नहीं होगा, या जो उसके ऊपर जो है आर्थिक मतलब वही पैसा का जो है ये लगाया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना जो लगाया जाएगा वो जुर्माना देने में सक्षम नहीं होगा। और वही विधि के समान संरक्षण ये जो है पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इसका एक लाइन में समझिए, जो व्यक्ति जैसा उसके साथ व्यवहार वैसा। मतलब सजा तो सेम, लेकिन अगर अमीर व्यक्ति के ऊपर अगर सजा लगाना है मतलब जुर्माना लगाना है तो उसके मोटे रकम के तौर पे लगाया जा सकता है, और गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर जुर्माना लगाया जा सकता है तो थोड़ा उसमें जो है हिदायत बरती जा सकती है। मतलब
तो विधि के समान जो संरक्षण मिला है, विधि के समान जो लोगों को संरक्षण मिला है, ये थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। और वही विधि के समक्ष समता ये कहता है कि हमारे नजर में क्या है, सब एक समान है, कानून की नजर में सब एक समान है। तो हमारे संविधान ने ये दोनों चीज को अपनाया है। अनुच्छेद 14 में ये दोनों बातों के जिक्र हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। और वही विधि के समक्ष समता की बात करें तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, और विधि के समान संरक्षण की बात करें तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ये दोनों बातों को संविधान सभा ने अपनाया और इसको अनुच्छेद 14 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। और ये जो है विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, और वही विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से ये प्रभावित है। इसलिए जो है ताकि गरीब व्यक्ति की भी रक्षा हो सके, उसके ऊपर अगर कोई गलती किया है तो उसको ये नहीं लगे। मतलब हमने जो समझाने का प्रयास किया, मेरा कहने का मतलब यही था कि अमीर व्यक्ति सजा तो वो भी काट लेगा, गरीब व्यक्ति भी सजा काट लेगा, लेकिन जब उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा तो अमीर व्यक्ति के लिए 10 लाख 15 लाख कोई बड़ी राशि नहीं होती है, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए 10-15 लाख रुपया बहुत बड़ी राशि होती है। तो इसी में हिदायत देने के लिए जो है विधि के समान संरक्षण को संविधान सभा ने अपनाया है, यही था इसका कहने का मतलब। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी बातें हमने आपके साथ चर्चा की मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो बात आपको समझ में आई होगी। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आपका अपना YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम अनुच्छेद 15 के बारे में चर्चा करेंगे, 16 के बारे में भी चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद को खोल करके रख देंगे। जैसे कि अभी हमने 12 को खोल के रख दिया, 13 के क्लास 1 2 3 4 सबको खोल के रख दिया, अनुच्छेद 14 को यहाँ विस्तार पूर्वक हमने समझाने का प्रयास किया। इस तरीका से जब आप अनुच्छेद को खोल खोल करके पढ़ेंगे, पूरे अच्छे तरीका से आप समझेंगे, तो आपको अनुच्छेद अवश्य ही याद रहेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।